नमस्कार, मैं आनंद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ बीबीएन मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम महाराजगंज में हैं। महाराजगंज के सांसद और भाजपा के 2024 लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य अपने मतदाताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इससे देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस क्षेत्र के भी मतदाता तत्पर होकर के राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना आशीर्वाद मोदी जी को दें, ऐसा उनसे आग्रह और विनती भी करता हूं। महागठबंधन ने काफ़ी सोच विचार करके लंबे समय के इंतज़ार के बाद एक प्रत्याशी जो आपके क्षेत्र में दिया है, क्या लड़ाई होगी इस बार उनसे? देखिए, यहाँ की लड़ाई अजीब है। यहाँ की लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है। जनता और मतदाता प्रत्याशियों से भी आगे हैं, कार्यकर्ताओं से भी आगे हैं। तो यहाँ की जनता निकल चुकी है मोदी के साथ, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के साथ, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए और इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, इस देश को किसी लुटेरे के हाथ में देने के लिए यहाँ महाराजगंज की जनता कभी तैयार पहले न थी, आज भी है ना, आगे होने वाली है। या इस बार का चुनाव, चूँकि चुनाव ही इस बार का ऐसा है कि लोगों के मन में है कि हम राम के संस्कृति, संस्कार और आदर्श पर इस भारत को आगे बढ़ाएंगे। हम इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, इस भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और यह बनाने का काम कौन कर सकता है, किसके नेतृत्व में हो सकता है? तो लोगों के जेहन में है कि मोदी है तबे मुमकिन है। लेकिन इसके पहले भी लोगों ने देखा है कालखंड में, और जहाँ तक के जब समय उन लोगों को मिला था तो घोटाले दर घोटाले होते रहे। इस देश को लूटने का काम लोगों ने किया, जैसे अंग्रेज़ों ने लूटा। दूसरी बात, यह कल्चर जब आई यहाँ, वह लूटने का काम किया। चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, खेल घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, ज़मीन घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, न जाने कितने घोटाले दर घोटाले करते रहे। कौन किया? जरा उसके ऊपर एक बार इन लोगों का स्पष्ट बयान होना चाहिए, एक श्वेत पत्र होना चाहिए कि घोटाले कौन कब हुए, कौन किया, कौन उस समय सत्ता में था, कौन लोग, कितने लोग जेल गए उसमें, और वही नामुंदे लोग इसमें हैं। और अगर आप देखेंगे 14 से 24 तक की यात्रा, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार यह देश विकास की तरफ बढ़ा है, लगातार देश का सम्मान विश्व के स्तर पर बना है और देश की छोटी या बड़ी समस्याओं का भी निदान हुआ है। इवन गली गलियारे में रहने वाले के बारे में भी इस देश की सरकार ने सोची है। चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे उनको फ्री में गैस की बात हो, चाहे उनको आयुष्मान भारत दे करके उनको इलाज की बात हो, चाहे उनके इज्जत घर की बात हो, चाहे उनके लिए फ्री में अन्न देने की बात हो, यह तमाम समस्याओं, या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे हमारे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे इस राज्य में, इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, यह तमाम सुविधाएं इस कालखंड में 14 से 24 तक की यात्रा में मिली थी। पहले बिजली का यहाँ पोल था, कहीं तो तार नहीं, तार पोल था तो ट्रांसफार्मर नहीं, तीनों था तो बिजली नहीं। लेकिन आज तार भी है, पोल भी है, ट्रांसफार्मर भी है और बिजली भी है। इसकी गारंटी कोई दिया है तो मोदी ने दिया है। और इसीलिए इस क्षेत्र की जनता मोदी को गारंटी दे दी है, गारंटी कर दी है कि 2024 में आपको आशीर्वाद देने के लिए महाराजगंज का आपका प्रत्याशी जाएगा, हम लोगों का आशीर्वाद लेकर के, और आप इससे देश को पुनः मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए, चलाइए, जिसमें महाराजगंज के जनता आपके साथ खड़ी है। महागठबंधन के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो फर्जी है, और उनके द्वारा जो घोषणाएं पत्र जारी किए उसमें कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। हमें लगता है कि जब नौकरी देने की बात है तो देश को लूट रहे थे, और आज नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पहले वो तो बताएं कि उनके नेता कौन है, उनके नेता कौन है, ये तो बता दें पहले। नेता नदारत है, नेता का नाम लेने में डर लगता है उन लोगों को, लेकिन बात करते हैं कितना देंगे। अलग अलग, सबके अलग अलग डफली, अलग अलग राग हैं, सबके अलग अलग उनके घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। और सब, जिनको 30 सीट लड़ा वो भी कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, जो 20 सीट लड़ा है वो भी कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। तो यह तो देश के और क्षेत्र के जनता के सामने उनको तो धोखा देने, इससे बड़ा धोखा देने का कोई बात नहीं हो सकता। तो धोखाबाज तो आप हो। आप चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे एजेंडा, उस सब में धोखा शुरू से आप दे रहे हो। आप कैसे सरकार बनाओगे, जरा हमको बता दो। तो कोई एजेंडा तो बता दो, कोई आकलन तो बता दो, कोई गणित तो हमको बता दो। सरकार 30 सीट लड़ रहे हो, सरकार बनाने की बात कर रहे हो। आप घोषणा सरकार की बात कर रहे हो कि मैं रहूँगा तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा। यह हमें लगता है कि यह
ललीपॉप के जैसा ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता को गुमराह करें। जैसे जनता को गुमराह करके कुछ दिन सत्ते में रह गए हैं, इसलिए फिर इनको लग रहा है कि फिर हम गुमराह कर देंगे। लेकिन जनता सतर्क हो चुके हैं इन लोगों के धोखे से, इन धोखाबाजों से जनता पूर्ण रूपेण सतर्क है और फिर कभी धोखा खाने वाली नहीं है जनता। महाराजगंज से एक और जो राजद के पहले नेता थे, अब राजद से बगावत करके अलग हो रहे हैं, बताया जाता है कि राजपूतों का नेता है। तो क्या लगता है कि उनके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है, क्या उनसे कोई असर पड़ेगा क्या भाजपा को? नहीं, हमें लगता है कि जो जाति विशेष की जो बात करता है तो हमें लगता है वह तो कहीं इफेक्टेड हो ही नहीं सकता है। और हमारे लिए, एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, सिगरीवाल के लिए अगर जाति है तो 4 जाति है। एक गरीब की जाति है, एक महिला की जाति है, एक किसान की जाति है और एक जुआ की जाति है। यही 4 जाति है। उनके पास अगर कोई जाति है तो जाति के आधार पर करें। आपने जाति के लिए किया क्या है, ज़रा एक तो बता दें कि आपने जाति के लिए कुछ किया हो। कोई जाति के नाम पर आप वोट की बात करते हैं, काम के नाम पर नदारत। कुछ बता दें, कुछ काम किए हो तो। और हमने तो जिस बात को कहा उसके लिए सरकार भी हमारी की है, मोदी जी ने भी किया है और हम सब ने भी गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए हम सब भी किए हैं। किसान के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, महिला के महिला सशक्तिकरण की बात हो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने की बात हो, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, यह सब हमने किया है, कर करके हमने दिखाया है। और आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। जाति 2 बार महाराजगंज से आप सांसद रह चुके, तीसरी बार लगभग तैयारियां में है। क्या इस बार विकास जो है कुछ अधूरा रह गया, क्या और होने वाला है कुछ महाराजगंज में नया? देखिए, 2 चीज़ मेरे मन में कसक रह गया है। विकास तो जितना होना चाहिए, रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, माने हर समस्या ही मुँह बा करके खड़ी थी। रोजगार के लिए भी यहाँ बहुत सारे आयाम दिया गया। आईटीबीपी का एक छोटी संस्था नहीं, आईटीबीपी 12 राज्यों के बच्चे कहाँ तो चलते हैं छपरा में, कहाँ तो जलालपुर प्रखंड में कोठियाँ है कहाँ, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। और यहाँ भर्ती भी होता है और अब ट्रेनिंग भी हो रही है। तो एक यहाँ के लोगों को आय बढ़ा है। आप कभी आकलन करेंगे तो ये आसपास के दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनके आय बढ़े हैं। यहाँ बाज़ार में सब्जी बेचने वाले का आय बढ़ा है। यहाँ अन्य जो छोटे छोटे भी व्यवसायी हैं उनके आय बढ़े हैं। क्योंकि ज़्यादा संख्या जब एक जगह रह रही है तो वो तो खरीदारी भी यहीं कर रहे हैं, और खरीदारी कर रहे हैं तो उनको तो लाभ इन्हीं के लोगों को मिल रहा। जब भर्ती होती है तो आप देखते हैं टेम्पो वाले, टोटो वाले, रिक्शा वाले, टमटम वाले, और उसके साथ छोटे छोटे होटल करने वाले, चाय बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, उस सब का भी चल जाता है। वह भी कहते हैं खूब हो रहा है। माने एक पापड़ बेचने वाला भी प्रतिदिन उस समय हज़ारों रुपया कमाता है, क्योंकि पापड़ बेचते रहता है। लोग आते हैं भाई भर्ती होने के लिए, दौड़ लगाया, फिर आया तो पापड़, फिर आया तो पकौड़ी, फिर आया तो चाय, तो उसको तो यह मिल जाता है। बेचने वाला कौन है? हमारे यहाँ के लोग। यह बड़ा है। इसके अलावा अगर रोजगार की बात लें तो मेरे यहाँ एक देहात के रेलवे स्टेशन को, वह स्टेशन भी नहीं था, वह क्रॉसिंग स्टेशन भी नहीं था, हॉल्ट था। हॉल्ट को हमने स्टेशन बनवाया और स्टेशन पर हमने रेक पॉइंट लगवाया। आज रेक लग रही है और शुरू हो गया तो हज़ारों पलदार के जैसे लोगों का मेहनत कश लोगों को काम मिलेगा। और उसमें भी छोटे को भी काम मिलेगा, चाय टुकड़ी, ठेला, टमटम, उस सब काम मिलेगा। और बड़े लोगों को ट्रक, बस रखने वाले लोगों को भी काम मिलेगा और वहाँ के भी बाज़ार का व्यवसाय बढ़ेगा। सिगरीवाल जी, युवाओं की 2 शिकायत है जो आपके क्षेत्र में उनको युवाओं का शिकायत है कि एक तो यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ, दूसरा यहाँ पे स्टेडियम कोई विकसित नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि जहाँ तक कि लोकल स्तर पर हमें व्यवसाय की जहाँ बात है, पहले की सरकार यहाँ के व्यवसाय को बर्बाद की है, जिसमें जो महागठबंधन के लोग हैं। हमें इस क्षेत्र की बात छोड़ दी, जिला की अगर बात लें तो हमें मरहौरा को हम लोग औद्योगिक हब मानते थे। चाहे वहाँ सारण इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मोटन का मिल हो, चाहे शुगर फैक्ट्री हो, लेकिन आज वो बर्बाद करे। कौन बर्बाद किया? यही महागठबंधन के लोग, जो नुमाइंदा इन्हीं लोगों के कार्यकाल में वह बड़ा तीनों के तीनों बर्बाद हुए, बंद हो गए। उसका असर हमारे क्षेत्र में भी पड़ा और हमारे क्षेत्र में पहले से भी नहीं था। मेरा प्रयास है आगे भविष्य में अगर कुछ ऐसा बनेगा तो हम सब प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे भी हमने रोज़गार के बारे में जहाँ कहा, हमने रोज़गार देने वाले स्थिति में यहाँ के युवाओं को भी हमने खड़ा करने का काम किया। यहाँ के युवा जानते हैं, आईटीबीपी में भर्ती होने जाते हैं तो शाम
तक भी कोई जाने के बहुत बड़ा प्लान नहीं, और जब जाते हैं तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे निकले और 10 बजे से भर्ती होते जाकर पहुंच जाते हैं। पहले यही नौजवान जब कटिहार होता था, इनका अगर भर्ती होता था हजारीबाग, इनका भर्ती होता था अगर मुंगेर, पलामू, तो ये लोग 2 दिन पहले ही से रात भर जग करके ट्रेनों की बसों की यात्रा करते थे। वहाँ थके हारे मदे स्थिति में पहुँचते थे, दौर से बाहर हो जाते थे। और आज हमारे नौजवान घर के हमारे युवा हैं, आते हैं और सीधे जाकर भर्ती हो जाते हैं। उनका एकदम छक्का चल जाता है, क्योंकि एकदम मन मस्तिष्क से एकदम घर के मिजाज में है, कोई थकावट नहीं, आगे सीधे दौड़ लगाया तो दौड़ में पास हो जाते हैं। क्या इस बार जब पुनः सांसद आप बनते हैं तो क्या औद्योगिक क्षेत्र इस बार विकसित होने वाला है क्या महाराजगंज क्षेत्र? देखिए, मेरे मन में 2 चीज़ें मेरे मन में रह गई जो मैं चाहता था कि हो जाए, लेकिन मैं आगे उसको पूरा करूं। एक तो मैं मेडिकल कॉलेज चाहता था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में अलग मेडिकल कॉलेज हो जाए। जो जिला में भी आज मेडिकल कॉलेज बना है तो वह भी मेरी सरकार थी, माने एनडीए की सरकार पहले भी थी, तभी हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया है। आपको ध्यान में होगा, उस शिलान्यास पट्टी पर मेरा भी नाम उसमें होगा, यहाँ जब हुआ था। और दूसरा, एक कृषि महाविद्यालय भी मेरे मन में यहाँ के लिए खोलने का मेरे मन में था। सारा उसके लिए परिस्थिति मैंने पैदा कर दिया था कि कृषि महाविद्यालय अगर खुलेगा तो यहाँ के युवा कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ के युवाओं को भी उस स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। और कृषक स्तर पर जो कृषि पदाधिकारी हो जाएगा तो उसकी नियुक्ति भी सीधे फर्म में हो जाती है। तो मेरे मन में ये 2 रह गया है, लेकिन कुछ कोरोना काल खाया, 3 साल तक कोरोना काल बर्बाद किया। और कुछ हमें लगता है कि कुछ परिस्थिति, कुछ ज़मीन, मेडिकल कॉलेज तो हो गया रहता। मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज श्री नारायण विश्वविद्यालय है यहाँ, उनके डायरेक्टर से मेरी बात हो गई थी। ज़मीन के बारे में भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक जगह 25 एकड़ ज़मीन ही हमें उपलब्ध नहीं हो सका। लगातार मैंने प्रयास किया, क्योंकि ज़मीन होगा तभी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, चाहे अन्य संस्थाएं बनेंगी। ज़मीन अगर मिला रहता तो आज मेडिकल कॉलेज की एक स्वरूप खड़ा यहाँ भी हो गया रहता। लेकिन आगे भी मेरा प्रयास है, मैं ज़मीन वाले लोग, अपने भाई, अपने किसान, अपने उस साथियों से भी मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसी ज़मीन हो जो बंजर हो, जिसका बहुत उपयोगिता कृषि के लायक नहीं हो, तो आप अगर मुहैया कराएंगे तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में स्थापित करने का लगातार प्रयास मैं करूँगा। और वैसे ही कृषि महाविद्यालय के लिए मैंने कुछ ज़मीन चीज़ किया, लेकिन वह भी समय से उसका तो यहाँ कैबिनेट भी पास मैंने करवाया, यहाँ भारत सरकार कृषि मंत्रालय को भी भेज दिया सारी परिस्थिति। लेकिन वह समय थोड़ा सा बियॉन्ड होने के कारण, यानी मैं कहूँ कि जिस समय यह बीच की परिस्थिति चल रही थी ज़मीन भेजने के लिए और यहाँ से कैबिनेट से स्वीकृति कर के भारत सरकार को भेजने की, उस समय यहाँ यही महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन ने उस पर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, दिलचस्पी नहीं दिखाया, इसलिए नहीं हो सका। फिर जैसे सरकार बदली, मैंने फिर लग करके उसको भेजा, तब तक कुछ विलम्ब हो गया था। लेकिन मेरा प्रयास जारी है कि मैं तो आगे भविष्य में नामांकन करने जा रहे हैं इस बार। 4 मई को मेरा नामांकन है। मैं इसके लिए भी अपने क्षेत्र के अपने मतदाता भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि आप 4 अप्रैल को इसी जलालपुर प्रखंड के शिवालय एक जगह पर वहां आएँ आशीर्वाद देने के लिए। 11 बजे से नामांकन के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और उसमें हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री दोनों, गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री, जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ चिराग पासवान जी लोजपा के नेता हैं, ऐसे पूरे हमें लगता है कि राज्य के एनडीए के सभी साथी यहाँ नामांकन में आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और जनता के प्रति हृदय से सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए जरूर आएंगे। अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बस एक ही अपील है कि आप अपना मत इस राष्ट्र के नव निर्माण के लिए दीजिए। आप अपना मत इस भारत को संस्कृति, संस्कार और राम के आदर्श पर चलने के लिए दीजिए। आप ऐसे लुटेरे जो हैं, जो आज चेहरा बदल करके आपके पास नकाब बदल करके आने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने हर घोटाले दर घोटाले यहाँ किए, तो वैसे लोगों से ज़रूर बचिए। वैसे लोगों के माने संपर्क में आने पर भी प्रायश्चित लगेगा, पाप लगेगा। पाप के दोषी आप कोई न बने, यह मैं निश्चित रूप से कहूँगा। आप सीधे आदर्श के साथ इस राष्ट्र के नव निर्माण के लिए वोट करिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। धन्यवाद।